पिछले वीडियो में हमने देखा था फाइनल अकाउंट्स में स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल और अलोकेशन ऑफ पी एंड एल कैसे बनता है अपना। इस वीडियो में हम देखेंगे बैलेंस शीट स्टेटमेंट फॉर्म में किस तरीके से बनती है। क्वेश्चन हमारा वही वाला है जो अपन ने पिछले वीडियो में लिया था, उसी की सूचनाओं से हम यहाँ पे बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे फर्स्ट जो आइटम्स है वो अपनी आती है लायबिलिटी साइड का, आती है सारी सूचनाएं। तो इसके हेडिंग को हम नाम डाल देंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इक्विटी लायबिलिटीज़ में भी जो फर्स्ट पोर्शन आएगा वो अपना आ जाएगा शेयर होल्डर फंड का। शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर दो मेन आइटम होते हैं अपने, शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस। तो इसको भी दो भागों में बांट देंगे हम। फर्स्ट हमारा आ जाएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का जो तरीका है वो आपने इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में भी देखा होगा, बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। तो वही तरीका हम यहाँ ले लेंगे। सबसे पहले अपना आ जाएगा ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। इसमें आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, कितने शेयर्स हैं आपके। इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी आ जाएंगे। प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस आ जाएंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन में अपन देखेंगे तो ऑथराइज की सूचना प्रश्न में नहीं दे रखी है कि कितने शेयर्स हैं और कितने में हमने इशू किए हैं, ऐसी कोई सूचना यहाँ पे ऑथराइज की नहीं है। तो हम मान लेंगे जितने हमारे इशू शेयर्स हैं उतने ही हमारे ऑथराइज रहे होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे अपन दिखा देंगे, वही 3 0 हम राउंड ऑफ कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे आ जाएंगे टोटल शेयर्स। तो यहाँ पर आपके 10 लाख इक्विटी शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच। लेकिन यहाँ जब फिगर दिखाएंगे तो हम राउंड ऑफ करके दिखाएंगे। तो ये हमारी आ जाएगी यहाँ पर 10,000, लेकिन ये टोटल में इंक्लूड नहीं होगी। इसको हम लाइन करके छोड़ देंगे, टोटल में इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि ऑथराइज को हम सिर्फ इतना इशू करने का हमें अधिकार होता है। तो ऑथराइज हमेशा लाइन करके आपको क्रॉस कर देनी, ये टोटल में शामिल नहीं होगी। इसके बाद हम दिखाएंगे इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। इशूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। जितने शेयर्स आपने इशू किए हैं उसमें से कितने जनता ने खरीद लिए हैं। तो यहाँ पे चूँकि दोनों फिगर्स आपके सेम ही हैं तो यहाँ पे सेम ही आ जाएगा आपका वही 10 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो ये हमारा आ जाएगा सेम 10,000 रुपीज़। 3 0 हम राउंड ऑफ कर देंगे, हटा देंगे इसमें से, तो हमारा ये आ जाएगा 10,000 रुपये। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यदि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड कॉल्स इन एरियर दिखा रखा है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, यदि ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड कॉल्स इन एरियर दिखा रखा है तो फिर हम इस 10,000 को दिखाएंगे इनर कॉलम के अंदर। अपन यहाँ पे दिखाएंगे, इसमें से हम लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर यदि दिखा हुआ है तो। यहाँ नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। यदि डेबिट साइड कॉल्स इन एरियर यानी कोई बकाया राशि दे रखी है तो उसको हम इसमें से घटा देंगे। उसके बाद जो राशि बचेगी वो हमारी आउटर कॉलम में आएगी। यहाँ पर चूँकि कॉल्स इन एरियर की सूचना नहीं है तो यहाँ कुछ भी घटाने की ज़रूरत नहीं है। पर यदि किसी एग्जाम्पल में या किसी क्वेश्चन में आती है तो आप इनर कॉलम में दिखाएंगे कितने शेयर्स आपके सब्सक्राइब हुए हैं, उसमें से लेस कर देंगे जो अभी आपका कॉल्स इन एरियर है, बाकी राशि आपकी आ जाएगी आउटर कॉलम के अंदर। एक चीज़ यहाँ पे और समझा देती हूँ, यहाँ पर तो हो सकता है सामान्यतः नहीं हो, पर जब आपने चैप्टर सॉल्व किया था इशू ऑफ शेयर्स वाला, तो इशू ऑफ शेयर्स में बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें ये हो सकता है कि कुछ अंशों को आपने हरण कर लिया हो लेकिन आपने री इशू नहीं किया हो। तो यदि प्रश्न में ऐसी सूचना है कि कुछ अंशों को आपने फॉरफीचर तो कर लिया है पर री इशू नहीं किया है, तो वो फॉरफिटेड किए गए शेयर्स इसमें शामिल नहीं होंगे, इसमें से अपन घटा कर दिखाएंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, इस एग्जाम्पल में नहीं है। लेकिन इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ पर ध्यान रखना है, यदि कुछ अंशों का आपने हरण कर लिया है, कुछ अंशों का आपने हरण कर लिया है, फॉरफीचर कर लिया है, लेकिन री इशू नहीं किया है, री इशू नहीं किया है, उन्हें घटा कर दिखाएंगे। उन्हें हम इसमें से लेस कर देंगे, यानी जितने शेयर्स एक्चुअली जनता के पास हैं उतने ही शेयर्स हमें यहाँ पर दिखाना है। राशि यहाँ आ जाएगी और बैलेंस ऑफ फॉरफीचर, इस स्थिति में जो बैलेंस होगा आपका फॉरफीचर का, एंट्री जब की होगी आपने फॉरफीचर की, उसमें जो भी बैलेंस होगा फॉरफीचर का वो हमें सब्सक्राइब कैपिटल में जोड़ कर दिखानी है। यानी जो पैसा आपने ले रखा है वो आपको जोड़ के दिखाना है, लेकिन नंबर ऑफ़ शेयर्स आपको यहाँ से लेस करके दिखाने हैं।
ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया, इस एग्जाम्पल में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो सेकंड आइटम है हमारा वो आ जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब हम ट्रायल बैलेंस देखें तो यहाँ पे हमारा रिजर्व्स दे रखा था, जनरल रिजर्व दे रखा है हमें, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा जनरल रिजर्व, और एक आ जाएगा सरप्लस जो हमने सॉल्व किया था जब स्टेटमेंट ऑफ P&L का जो बैलेंस जो हमारा निकला था, जो था हमारा 1998.46, ये अपना आ जाएगा सरप्लस के नाम से, जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया था, कैरी डाउन किया था हमने बैलेंस शीट के लिए। तो जनरल रिजर्व दे रखा है हमको ट्रायल बैलेंस पे 1550, और P&L हमारा सब सॉल्व करने के बाद निकल रहा था 1998.46, जो हम लेके आएंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस। इसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज़। क्योंकि यहाँ ट्रायल बैलेंस में कोई भी सूचना नहीं है, इसमें डिबेंचर्स, सिक्योर्ड लोन्स, मॉर्गेज लोन्स, जो भी आपके नॉन करंट है वो सारे आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे कोई सूचना नहीं है तो यहाँ पे मैं इसको नील करके छोड़ रही हूँ। थर्ड नंबर पे आ जाएंगे आपकी करंट लायबिलिटीज़, जिसमें करंट लायबिलिटीज़ भी आएंगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे, और आपके प्रोविजंस भी आ जाएंगे। तो करंट लायबिलिटीज़ जो दे रखी है ट्रायल बैलेंस में, उसमें एक हमारा दे रखा है, पहले ट्रेड पेएबल्स आ जाएगा जिसमें क्रेडिटर्स और बीपी आते हैं, तो यहाँ पे अपना आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप एग्जाम में इसको पूरा लिख के आना। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमें दे रखे हैं 1750। अब आप अन्य सूचनाओं को देखें अपन यहाँ पे, तो क्रेडिटर्स पे आपने एक रिजर्व बनाने के लिए कहा गया था 2.5%, तो इसमें से हम लेस कर देंगे रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, वो आप इसमें से लेस कर देंगे, जो बनाया था हमने 43.75, तो नेट फिगर आ जाएगी हमारी 1706.25। इसके बाद आपका आ जाएगा, ये आपका ए है जिसको हम बोलते हैं ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स में क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल आते हैं। बी में आपके आ जाएंगी अदर करंट लायबिलिटीज़, इसके अलावा बाकी सब अदर्स में आ जाएंगी। अदर करंट लायबिलिटीज़, इसमें एक तो हमारा आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, एक इसमें हमारा आ जाएगा आउटस्टैंडिंग मैनेजरियल रेम्युनरेशन, जो क्योंकि वो भी हमने बाद में निकाला था, डायरेक्टर्स कमीशन। तो ये हमारा आ जाएगा 45 रुपीज़, और ये आ जाएगा, आगे सॉल्व किया था हमने 106.29। उसके बाद सी में हमारा आ जाएगा प्रोविज़न्स। तो प्रोविज़न में हमारा एक प्रोविज़न था, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, क्योंकि ये भी आपका अदर इन्फॉर्मेशन में था, तो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन यहाँ पे आ जाएगा 624। अदर इन्फॉर्मेशन की सभी आइटम्स बैलेंस शीट में भी आते हैं और P&L में आते हैं। मैं फिर रिपीट करके बता रही हूँ आपको, ये याद रखना है आपको ये। तो आप अदर इन्फॉर्मेशन सारी सूचनाएं चेक कर लो कि वो आपकी बैलेंस शीट में भी वापस आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। टोटल अपना आ जाएगा 16,030 रुपये, 16,030। इसका सेकंड जो हिस्सा है वो बनेगा हमारा असेट्स का। असेट्स में भी वही नंबर 1 पे आपके आ जाएंगी नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में सारी हमारी फिक्स्ड असेट्स आ जाएंगी। फिर इसके भी दो हिस्से होते हैं। इसका पहला हिस्सा होता है आपका टेंजिबल, जो हमें दिखाई देती हैं, जैसे प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर। और सेकंड इंटेंजिबल, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं लेकिन जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, जैसे गुडविल है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है। तो नॉन करंट में दो हिस्से होंगे, टेंजिबल और इंटेंजिबल। पहले हम टेंजिबल दिखाएंगे, फिर दिखाएंगे इंटेंजिबल। तो यहाँ पर हमारी एक ही सूचना है टेंजिबल में, प्लांट एंड मशीनरी 2,900, जिसमें आपको डेप्रीशिएशन अपने को चार्ज करने के लिए कहा था, तो इसमें से लेस कर देंगे हम डेप्रीशिएशन। 10% था 290, तो नेट फिगर आ जाएगी हमारी 2610।
वैसे इसके बाद जो सेकंड आइटम आता है वो हमारा आता है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में इन्वेस्टमेंट की कोई सूचना नहीं है, पर यदि सूचना होती तो उसके बाद नेक्स्ट जो आइटम हमारा आता है वो आता है इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा करंट असेट्स। करंट असेट्स में एक तो था हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा दो जगह आता है, क्योंकि हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर अन्य सूचनाओं में होता है। इसके बाद आ जाएगा हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स। जैसे ट्रेड पेएबल्स था वैसे ये ट्रेड रिसीवेबल्स है। इसमें हमारे डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल BR आते हैं इसमें, तो यहाँ पे हमारे आ जाएंगे सन्ड्री डेटर्स 3750। इसमें भी हमको रिजर्व बनाना था, तो इसमें हम लेस कर देंगे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये था हमारा 5%। इसमें से लेस करके बाकी आउटर कॉलम में आ जाएगा 3562.50। सी में हमारा आ जाएगा कैश और कैश इक्वलेंट, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, जो भी सूचना आपको प्रश्न में दे रखी हो। तो यहाँ पे हमें कैश दे रखा है 1620 रुपीज़। डी में हमारा आ जाएगा अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में आ जाएंगे हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम, यदि क्वेश्चन में दे रखी हो। तो यहाँ पे हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस था, तो ये हमारा आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस 37.50। इन सबको भी हम जोड़ देंगे तो ये हमारी निकल जाएगी टोटल एसेट्स। टोटल इसका भी वही आना चाहिए जो हमारा लाइबिलिटीज़ का आ रहा था 16,030 रुपीज़। ये तरीका है हमारा बैलेंस शीट बनाने का। मैं वापस एक बार रिवाइज कर ब्रीफ कर देती हूँ। इसमें यहाँ पे लाइबिलिटीज़ के अंदर सबसे पहले अपना इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ये आपकी मेन हेडिंग है। इसके दो हिस्से हैं, एक इक्विटी में शेयर होल्डर फंड बन जाएगा। शेयर होल्डर फंड में पहले आपकी आती है ऑथराइज शेयर कैपिटल, इसमें भी आपका आ जाएगा ऑथराइज शेयर कैपिटल। इसको हम सिर्फ टोटल लिख के छोड़ देंगे, ये टोटल में इंक्लूड नहीं होता है। फिर इशूड एंड सब्सक्राइब में जितने भी पैसे आपने सब्सक्राइब किए वो आ जाएंगे। कॉस्ट इन एरियर है तो आपको इसमें से घटा के दिखाना है। फॉर फ्यूचर है तो उसको हमको इन अंशों में से घटा के दिखाना है, और फॉर फ्यूचर का बैलेंस हमको जोड़ के दिखाना है। रिजर्व सरप्लस के अंदर अपना जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, जो भी P&L का बैलेंस आ रहा है उन सबको दिखाना है। उसके बाद आपके आ जाएंगी नॉन करंट लाइबिलिटीज़, जिसमें डिबेंचर्स, मॉर्गेज लोन, सिक्योर्ड लोन, जो भी आपके लॉन्ग टर्म लोन हैं वो सारे आ जाएंगे। करंट लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले आपका आएगा ट्रेड पेएबल्स, जिसमें क्रेडिटर्स और BR आएंगे। यदि इन पर कोई भी रिजर्व आपने बनाने के लिए कहा गया तो वो आपको घटा के दिखाना है। अदर करंट लाइबिलिटीज़ में बाकी सारी लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी आपकी जिस भी फॉर्म में दे रखी है। प्रोविजन सबसे लास्ट में आएंगे आपके। असेट्स में सबसे पहले आपका आएगा नॉन करंट असेट्स। इसको दो हिस्से बटेंगे आपके, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल में आएंगी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, जो भी संपत्तियाँ हमको दिखाई देती हैं और लॉन्ग टर्म है। इसमें से डेप्रिसिएशन की सूचना है तो आपको घटा के दिखानी है। उसके बाद बनेंगी इंटेंजिबल, जो संपत्तियां लॉन्ग टर्म है लेकिन दिखाई नहीं देती हैं, जैसे गुडविल है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपकी आएगी करंट असेट्स की सूचना यदि है, तो नेक्स्ट सूचना आपकी आती है इन्वेस्टमेंट्स की। उसके बाद नेक्स्ट सूचना आपकी आएगी करंट असेट्स की। करंट असेट्स सबसे पहले आपका आएगा क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें डेटर्स और BR आएंगे। वही डेटर्स में कोई प्रोविज़न आपने डिस्काउंट के लिए या बैड डेट्स के लिए बनाने के लिए बोला हुआ है तो आपको घटा कर दिखाना है। उसके बाद कैश इन हैंड या कैश एट बैंक की सूचना है वो आ जाएगी। बाकी सब अदर करंट असेट्स आ जाएंगे। दोनों का टोटल हमेशा आपका टैली होना चाहिए। यदि इस साल आपने कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया है, घोषणा की है, तो वो आपको बैलेंस शीट को क्लोज करने के बाद नीचे दिखाना है सूचनाओं में, यानी नोट्स टू अकाउंट्स अपन हेडिंग डाल देंगे, इसको फुट नोट बोलते हैं अपन। यहाँ पर आपकी आती है कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटीज़, तो यहाँ पर अपन इस क्वेश्चन में कह रखा था कि आपने डिविडेंड प्रपोज किया है इक्विटी शेयर्स पर 5%
और उस पर आपको टैक्स भी करना है। इसमें लिखा हुआ है, इसमें आपका डायरेक्ट रेवेन्यू का 5% का आपने डिविडेंड का वो किया है, तो इसमें डिविडेंड और उसका डिविडेंड टैक्स दोनों ही अपने को यहाँ दिखाना है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रपोज्ड, क्योंकि आपने सिर्फ प्रपोज ही किया है अभी, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द ईयर, मेरी बुक में 2019-20 है, आपकी बुक में जो भी है वो आप ले लेना इसके अंदर, वही आपका आ जाएगा ये निकल जाएगा 5% ऑफ 1000 शेयर्स थे अपने, 10 रुपये का एक शेयर था, तो ये अपना आ जाएगा 500, और इसी में आ जाएगा प्रपोज्ड कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इसकी जो रेट है वो अपनी है 29.12% लाभांश पे, तो ये अपनी आ जाएगी 146। टोटल 646 की आपको व्यवस्था करनी है अगले साल के लिए। ये हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी है, यानी पर्याप्त लाभ हुए देना चाहेंगे तो हम चुका सकते हैं, नहीं देना चाहेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है। इस तरीके से बनती है हमारी ये बैलेंस शीट। अभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज डाल सकते हैं, या शाम की क्लास में आप पूछ सकते हैं।